प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में युवा विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। कहा, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता। हिमाचल की युवा शक्ति ने हमेशा अलग अलग मोर्चों पर देश को गौरवान्वित होने का दिया है अवसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2020-2021 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किए प्रदान। कहा, एनएसएस स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कर रहा है कार्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। गृह मंत्री ने बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के महानिदेशकों के साथ सीमा सुरक्षा पर की समीक्षा बैठक। गृह मंत्री ने किशनगंज में बूढ़ी काली माता मंदिर में की पूजा अर्चना। भारत ने यूएनजीए के 77वें सत्र में भारत में अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की टिप्पणी के खिलाफ भारत ने दिया करारा जवाब। राइट टू रिप्लाई में प्रथम सचिव मिजिटो विनिटो ने भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए पीएम शहबाज के बयानों को खेदजनक बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से दुनिया भर के नेताओं को करेंगे संबोधित। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर इंडो पैसिफिक क्वाड मीट में हुए शामिल। मानवीय सहायता और आपदा राहत साझेदारी दिशा निर्देशों पर किए गए हस्ताक्षर। और खेल की खबरों में दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने टेनिस को कहा अलविदा। अपने करियर के आखिरी टूर्नामेंट लेवर कप में हार के साथ फेडरर का टेनिस का सफर हुआ समाप्त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-2021 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। एनएसएस एक केंद्रीय योजना है जिसे वर्ष 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों और युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। एनएसएस के स्वयंसेवक सामाजिक महत्व के मुद्दों पर काम करते हैं, जो नियमित और विशेष शिविर गतिविधियों के माध्यम से समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित होते रहते हैं। हरिजन सेवक संघ के 90वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर नई दिल्ली में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के समय में भारत की और भारतीयों की पहचान अलग है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करना है। आज के दिन दुनिया में भारत की और भारतीय की पहचान अलग है। आज के दिन एक सपना है, श्रेष्ठ भारत, और उस सपने का एक आधार है वी वर दी बेस्ट। हजारों साल पहले जाएंगे, आवर इंस्टीट्यूशंस, आवर कल्चर, आवर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज अनराइवल्ड इन द वर्ल्ड। हम उस ओर अग्रसर हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड के 2 साल के दौरान 90 करोड़ जनता को गांधी जी का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए मुफ्त अनाज दिया गया। ऐसा किसी भी देश में नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि 136 करोड़ जनता को 2 वैक्सीन लगाने का कारनामा भी भारत देश में ही अंजाम दिया गया। हमारी शासन व्यवस्था देखिए, कोविड के 2 साल के दौरान 90 करोड़ जनता को गांधी जी का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए मुफ्त अनाज दिया गया। यह दुनिया के किसी भी देश की कल्पना के बाहर है। इतनी बड़ी महामारी के दौरान यह विचार लाना कि 136 करोड़ को 2 वैक्सीन लगेंगे, दिल दह जाता है। ये कर दिखाया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज किशनगंज बिहार में सीमा सुरक्षा पर बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अमित शाह ने देश में वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद को खत्म करने में सशस्त्र सीमा बल के जवानों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, देश सशस्त्र सीमा बल के योगदान को भूल नहीं पाएगा। बिहार में आया हूं, तब बिहार और झारखंड, अब तो खैर वामपंथी उग्रवाद वहां समाप्ति के आरे पर है, मगर जब चरम सीमा पर था तब एसएसबी के जवानों ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसको देश कभी भूल नहीं पाएगा। एसएसबी के जवानों ने देश के पूर्वी क्षेत्र में जो नक्सलवाद फैला था उसके खिलाफ अनेक बलिदान देकर एक कठोर लड़ाई लड़ने का काम किया है, और इसी का सुफल आज ये है कि आज बिहार और झारखंड के क्षेत्र में लगभग नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर आया है। कह भी सकते हैं कि समाप्त हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। गृह मंत्री किशनगंज में हैं। उन्होंने आज अपने दिन की शुरुआत बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी 7 अक्टूबर को सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है जुझारू पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी समितियां, चुनौतियों और अवसरों की खोज। इसका उद्देश्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत आने वाले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के जरिए बीते 4 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हुआ है। हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इसके साथ ही आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का भी 1 साल पूरा हो गया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। बीते 4 साल में आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त में इलाज मिला है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से बात की। मेरा आग्रह है और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि ये कोई राजकीय प्लेटफॉर्म नहीं है, सेवा का कार्य है। राजनीति से कोई निर्णय से हम आयुष्मान भारत योजना से ना जुड़े, कृपया करके ऐसा ना करें। सब राज्य आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़ के अपने राज्य में रहे लाभार्थी को आप इस योजना का लाभ पहुंचाएं और गरीब लोगों को सहयोग करें। लाभार्थियों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तनुश्री हो या फिर बिहार की राखी कुमारी या फिर गुजरात के दिलीप भाई, सभी ने आयुष्मान कार्ड के फायदे और अस्पताल में बिताए अपने अनुभवों को स्वास्थ्य मंत्री से साझा किया। इनमें से किसी का ब्रेन ट्यूमर तो किसी की दिल की सर्जरी और किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं तो घरवाली की ट्रीटमेंट के लिए घरवाली के साथ हॉस्पिटल आया था सर, और रिपोर्ट लेने जा रहा था और मुझे वही हॉस्पिटल में बाहर इमरजेंसी के बाद मुझे अटैक पड़ गया। किसी भी चीज़ को सोचने का मौका ही नहीं मिला सर। जैसे ही मेरी हालत देखी और डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर दिया सर, और इतनी क्या नाम थी मेरी बेहोशी, तो उन्होंने मुझे पूछा जब मुझे होश आया कि भाई आपका इलाज बहुत महंगा पड़ रहा है जी, आप कैसे करेंगे, बोल रहे जी। तो इस तरह से मुझे पूछा उन्होंने कि जी आपके पास ये आयुष्मान कार्ड वगैरह कुछ है, तो जी मैंने कहा जी आयुष्मान कार्ड तो है जी, और कहते जी उसके माध्यम से आपका इलाज हो जाएगा।
और उसके माध्यम से मेरा इलाज हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 50 करोड़ लोग आते हैं। हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। पीएमजे के तहत अब तक 20 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है। योजना में 2000 हेल्थ पैकेज हैं। इस योजना से पूरे देश में 28,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 1 साल पूरे होने पर आगामी रविवार को आरोग्य मंथन 2022 समारोह का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर मंडाविया देश भर से कई पीएमजेएवाई लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवा विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने देश की युवा शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल की युवा शक्ति ने हमेशा अलग अलग मोर्चों पर देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। हिमाचल की युवा शक्ति ने हमेशा अलग अलग मोर्चों पर देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। पहाड़ी गांधी, बाबा कांसीराम समेत हिमाचल के अनेक सेनानियों ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर हुए हमले से लेकर करगिल युद्ध तक हिमाचल के जांबाजों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मां भारती का सिर ऊंचा रखा है। देश की रक्षा के साथ साथ देश को सम्मान दिलाने वाले में भी हिमाचल के युवा कमाल करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं ने आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर हुए हमले से लेकर कारगिल युद्ध तक हिमाचल के युवाओं ने अपना बलिदान दिया है। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा देश के युवाओं पर, हिमाचल के युवाओं पर सबसे अधिक भरोसा करती है। भाजपा देश का वो राजनीतिक दल है जिसमें हर जगह युवाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा देश के युवाओं पर, हिमाचल के युवाओं पर सबसे अधिक भरोसा करती है। अब देश की युवा शक्ति मिलकर आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करेगी। पीएम ने कहा कि हमने कई देशों के साथ ई वीज़ा की शुरुआत की है। ई वीज़ा से सबसे बड़ा लाभ पर्यटन को होता है। कोरोना के बाद पर्यटन क्षेत्र जल्द शुरू हो सके, इसके लिए भारत सरकार और खासकर हिमाचल सरकार ने टीकाकरण का अभियान सफलतापूर्वक चलाया। उसने देश विदेश के लोगों को विश्वास दिया कि हिमाचल सुरक्षित है। आज जिस प्रकार हिमाचल का टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है वो उत्साह बढ़ाने वाला है। और आपने देखा होगा हमारे विदेश नीति का एक अहम पहलू क्या रहा, हमने कई देशों के साथ ई वीजा शुरू किया। ई वीजा शुरू करने के का सबसे बड़ा लाभ टूरिज्म को होता है। लोगों को आसानी से जब वीजा मिलना शुरू हो जाता है, और देखा होगा आपने कोरोना के पहले तो धमाधम दुनिया से लोग आना शुरू हो गए थे, और अभी भी मौका बहुत बड़ा है। अभी भी दुनिया के कई देश हैं जहां टूरिज्म खुला ही नहीं है। हिमाचल के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। साथियों, कोरोना की मुश्किल से टूरिज्म सेक्टर जल्द से जल्द बाहर निकल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास करके हिमाचल की सरकार ने टीकाकरण का अभियान जो सफलतापूर्वक चलाया,
उसने देश भर के और विदेशों के टूरिस्टों को भी एक विश्वास दिया कि हिमाचल सेफ है। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। नवरात्रि का पर्व देश के हर राज्य में मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व को लेकर गुजरात में विशेष रौनक और उल्लास नजर आता है। 9 दिन तक यहाँ गरबा नृत्य का खास आयोजन किया जाता है। इन खास दिनों में आप गुजरात को गरबे की रोशनी से नहाते हुए और बेहतरीन तरीके से सजा हुआ देख सकते हैं। नवरात्रि से पहले गरबे की तैयारी के लिए महिलाएं पारंपरिक पोशाक खरीद रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से दुनिया भर के नेताओं को संबोधित करेंगे। 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का इस वर्ष का विषय है एक ऐतिहासिक क्षण, आपस में जुड़ी चुनौतियों के परिवर्तनकारी समाधान। विदेश मंत्री आज एक विशेष कार्यक्रम इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन को भी संबोधित करेंगे, जो भारत की विकास यात्रा को उजागर करेगा। इससे पहले कल न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पैसिफिक क्वाड बैठक में भाग लिया। इस बैठक में क्वाड मानवीय सहायता और आपदा राहत साझेदारी के लिए दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर किए गए। Global repercussions of the Ukraine conflict. We are seeing climate events and emergencies probably on an unprecedented scale. So, given the turbulent times, I think it's particularly important that we, the Quad, go further in the constructive agenda that we have set for ourselves, that we work together on the delivery of public goods, that our efforts, and particularly what we are signing today, the HADR partnership, which we discussed and finalized in Tokyo, is I think extremely timely. इन दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक न्यूयॉर्क में चल रही है। आज देर रात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर महासभा को संबोधित करेंगे। हमारे खास सेगमेंट न्यूज़ लेंस में आज देखते हैं कैसा रहा दुनिया के देशों की सबसे बड़ी पंचायत का 77 वर्षों का सफर। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र संगठन का सबसे प्रमुख अंग है। यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी संस्था है जहां सभी सदस्य देशों को समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। यूएनजीए का पहला अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुआ था। उस दौरान यूएनजीए में 51 सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्तमान में 193 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक आमतौर पर हर वर्ष सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क शहर स्थित मुख्यालय में आयोजित की जाती है। यूएनजीए का नेतृत्व इसके अध्यक्ष करते हैं, जो 1 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आमतौर पर साधारण बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, लेकिन अगर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो 2/3 बहुमत के आधार पर भी विचार विमर्श करके फैसला लिया जाता है। प्रत्येक सदस्य के पास एक ही मताधिकार होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसी के पास भी वीटो पावर नहीं होती है। 1953 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित यूएनजीए की 8वीं अध्यक्ष बनी, जो अब तक की एकमात्र भारतीय जीए अध्यक्ष थी। इस वर्ष की 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक यूक्रेन पर रूस के हमले की छाया में हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा इस महासभा में कई अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर चर्चा हो रही है, जैसे सतत विकास को बढ़ावा, अफ्रीका का विकास, मानवाधिकार की रक्षा और न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की रक्षा आदि। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर 177 देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पक्ष में मतदान किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। वही साल 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री के तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में अपना भाषण दिया था। वो देश के पहले नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। इसके बाद ये परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आगे बढ़ाई।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन में अब तक करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सबसे पहले कुर्दिस्तान से शुरू हुए थे, लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन राजधानी तेहरान समेत तमाम बड़े शहरों में शुरू हो गए। हिंसा की ये आग अब 80 शहरों में फैल गई है। सरकार के खिलाफ बढ़ता विरोध देख ईरान में इंटरनेट एक्सेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने ईरानी सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अनावश्यक बल का प्रयोग न करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सभी लोगों से संयम बरतने का आग्रह किया ताकि इन प्रदर्शनों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा व अंतिम एक दिवसीय मैच खेलने उतरेगी। टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना चुकी है। अब भारतीय खिलाड़ी इंग्लैंड की धरती पर पहली बार क्लीन स्वीप कर इतिहास रचने के इरादे से लॉर्ड्स के मैदान पर उतरेंगे। भारतीय टीम के लिए ये मैच इसलिए भी खास होगा क्योंकि तेज गेंदबाजी का पर्याय बन चुकी झूलन गोस्वामी लॉर्ड्स में आज अपने करियर का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगी। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश झूलन गोस्वामी को यादगार विदाई देने की होगी। दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने शुक्रवार को अपने करियर के आखिरी टूर्नामेंट लेवर कप में हार के साथ टेनिस से संन्यास ले लिया। इस अंतिम टूर्नामेंट में फेडरर ने राफेल नडाल के साथ जोड़ी बनाई थी। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो और जैक सॉक के साथ हुए इस मुकाबले में 4-6, 7-6, 11-9 से फेडरर को हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद रॉजर फेडरर काफ़ी भावुक दिखाई दिए। टेनिस कोर्ट के बीच में खड़े होकर उन्होंने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान राफेल नडाल भी फेडरर की विदाई के पलों को महसूस कर भावुक नजर आए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।